हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर का सारे सवालों का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। साथ ही साथ जो प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं उन सारे सवालों को मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो जरूर आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे और सारे सवालों को आप लोग बनाने के लिए अच्छी तरीका से सीखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा दोस्तों। सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए ताकि सारे सवालों को आप लोग को बनाने के लिए आ जाए। ठीक है, देखिए पहला सवाल आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसी को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर वाला 3 जो दिया हुआ है 0.33, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो आप लोग का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया हुआ है उसमें जो आंसर दिया हुआ है वह आंसर बी वाला दिया है। लेकिन बी और सी दोनों ही क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। फाइनल क्वेश्चन में आप लोग को इस तरह से कोई भी गलतियां नहीं मिलेगी। ठीक है, जरूर ध्यान में आप लोग रखिएगा इस तरह के सवालों को। देख लेते हैं सेकंड नंबर सवाल आप लोग को क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच में स्थित है। तो ए और बी के बीच में अगर कोई संख्या स्थित है तो वह है ए प्लस बी का बटे में 2 दे देंगे। मान के चलिए आप लोग अगर ले लेते हैं कि कोई संख्या एक 2 ले लेते हैं, एक 4 लेते हैं, तो इन दोनों के बीच की संख्या को आप लोग को कभी भी निकालने के लिए दे देगा। तो क्या करना है कि इन दो संख्याएं जो दी हुई है उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 से भागा लगा दीजिए, तो उन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या निकल जाएगी। जैसे आप इसे जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 बटे का 2, और आप भागा लगा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। देख रहे हैं कि 2 और 4 के बीच की संख्या 3 आप लोगों के बीच में यहाँ पर आ गया है। तो जब भी आप लोग को इस तरह का सवाल निकालने के लिए देगा तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ आप लोग का कि इंटू रूट अंडर का 7 माइनस रूट अंडर का 5 इंटू रूट अंडर का 7 प्लस रूट अंडर का 5 बराबर आप लोग को क्या आंसर होगा, यही पूछा है। तो देखिए आप इसे मान लीजिए यानी लेट कर लीजिए कि ए बराबर आप ले लेते हैं अगर रूट अंडर 7 और बी बराबर अगर आप ले लेते हैं रूट अंडर का 5, तो देखिए दोस्तों आप लोग को क्या आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग को कि ए माइनस का बी और ए प्लस का बी आ जाएगा। चूंकि ए के जगह पर आप रूट अंडर 7 और बी के जगह पर रूट अंडर 5 था, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या है तो रूट अंडर का 7 है, तो रूट अंडर का 7 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर है रूट अंडर का 5, तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो रूट अंडर 7 को जब आप 2 बार गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा रूट अंडर का 49। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर का 25। तो आपको पता होगा कि 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा और इसमें 5 आ जाएगा बाहर, तो आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। देख लीजिए दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि ब्रैकेट में किया हुआ है आपका 125 का पावर दिया है 2 बटे का 3। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है कि किसके बराबर में। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि ए का पावर एम का होल का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम गुने का एन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, तो 125 किसका क्यूब है तो 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब का होल का पावर कितना दिया हुआ है 2 बटे का 3। तो आप देख रहे हैं कि ए का पावर एम का पावर एन, तो उसी तरह से 5 का पावर 3 का पूरा का पावर 2 बटे का 3 है। ठीक है, यहाँ पर 13 लिखा गया मिस्टेक से, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो बराबर में होता है 5 3 गुना में 2 बटे का 3, यानी इसका पूरा गुना होता है एम गुना एन हो गया, तो उस तरह से पूरा इसका गुना होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो बटे में 1 देंगे, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 यानी कट गया, तो 5 का पावर आपका सिर्फ क्या बचा 2, तो 5 बचे 25, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, सारे सवालों को आप लोग को इसी तरह से बनाते जाना है। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो इनमें से एक जो बहुपद नहीं है वह सी नंबर वाला ऑप्शन आपका बहुपद नहीं है। ध्यान देंगे बहुपद कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या चीज दिया हुआ है एक्स प्लस 5 बटे का वाई दिया हुआ प्लस का एक तो 5 दिया हुआ। अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस का 5 वाई का पावर यहाँ पर माइनस में 1 आ जाएगा प्लस का 105 आ जाएगा। कभी भी बहुपद जो होता है उसके पावर क्या होते हैं नेगेटिव में नहीं होते। अगर नेगेटिव में है तो समझिए वह बहुपद नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी सीखने का अधिकार है। आपने वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी जरूर सीखने का अधिकार दीजिए, उन्हें भी शेयर करके उन्हें भी सीखने के लिए बोलिए। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि बहुपद 5x का
5x प्लस 3 का शून्यक है। तो शून्यक कभी बोलेगा तो नहीं, शून्यक मतलब आप क्या समझते होंगे, शून्य है ना। तो आपका देखिए 5x दिया हुआ है, 5x प्लस का 3 दिया हुआ है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए बोला, तो बराबर आपको क्या कर देना है, शून्य कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, चर पद है, और ये 3 क्या अचर पद है, और 0 भी आपका अचर पद है। तो अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, तो क्या होगा 5x बराबर का 0। अब देखिए 3 जो था इधर प्लस में था, तो इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 5x बराबर का माइनस का 3। इसीलिए x बराबर -3/5। तो -3/5 किसमें है, तो बी नंबर ऑप्शन में। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जरूर ध्यान रखते जाएंगे इस तरह के सवाल को, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है, फाइनल एग्जाम में इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा। यानी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आपका नंबर 1 में यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, तो समझिएगा कि आप लोग को वहां पर भी परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या पूछेगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट वो आपको फाइनल में मिलेगा। इसलिए सारे सवालों को आप लोग बनाने के लिए भी सीख जाइए कि इसी तरह के सवाल को वहां पर चूंकि पूछने वाला है ना। देख लीजिए आपका 7 नंबर क्या दिया हुआ है कि यदि px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1 हो तो p-1 का मान होगा। यानी आपका यहाँ पर देखिए x का मान, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ था, px लिखा हुआ था, तो अब यहाँ पर p-1 दे दिया, तो यानी अब आपका x का मान जो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो अब जहाँ x है वहां पर आप लोगों को अब -1 फुट करनी है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दिया हुआ था, x³ दिया हुआ था प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1 दिया हुआ था। तो अब बस आपको पुट कर देना है, पी x के जगह पर -1। ठीक है, तो बैठाइए -1 का क्यूब प्लस फिर -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1। अब देखिए -1 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये 2 बार गुना होगा तो प्लस का 1 ही रह जाएगा। माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस 1, अब माइनस प्लस वाला कट जाएगा, फिर माइनस प्लस वाला कट जाएगा, क्या आ गया 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा उनके लिए मैं यहाँ पर डॉट क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पर क्या है, -1 को 3 बार गुना करने के लिए दिया हुआ था, तो -1 को आप पहले 3 बार गुना कीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, प्लस का 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को। और 2 बार यहाँ पर गुना हो रहा तो क्या होगा, -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, जरूर समझ गए होंगे आप लोग। देख लेते हैं 8 नंबर क्या दिया हुआ है कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड बनाने के लिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। x² प्लस 5x प्लस का 6। ठीक है, गुणनखंड में क्या किया जाता है कि ये जो पहली संख्या होती है वो तीसरी संख्या से गुना कर देना है, इसके साथ गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखिएगा तो 6² हो जाएगा। x² को आप लोग गुणनखंड कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, तो x गुने का x आ जाएगा, और 6 का कितना आ जाएगा, तो आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6, फिर 3 एकम 3, यानी आपका क्या आया, 1 गुना 2 गुना और 3 आया। बस इसी में आप लोगों को जोड़ घटा करना है। जोड़ करके आपको या तो घटा करके आपको किसी भी तरह से यहाँ पर 5x आना है, और आप लोग को गुना करके यहाँ पर क्या लाना है, 6 लाना है। देखिए 2 तिया आप क्या जानते हैं, 6 जानते हैं, और 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, x² प्लस का आपको x रखना है, क्योंकि देखिए 2 ही x है तो दोनों के साथ रखना है x, तो 2 के साथ भी x रखिए और 3 के भी साथ x रखिए, प्लस का यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, देखिए तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या बचा है, x, तो x, और इसमें प्लस का 2 बचा हुआ, चूंकि x बाहर हो चुका है। अब प्लस में देखिए इन दोनों में समानता क्या चीज का है, तो 3 का समानता है x। अब देखिए 3 दूना 6 होता है, प्लस का 2। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या अगर आप लोगों को दोनों नहीं मैच करेगी, समझिएगा कि आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, और अगर मैच करे समझिए आप सही बना रहे हैं। अब इनमें से एक को किसी को लिख दीजिए, तो x प्लस का 2 हो गया, और यहाँ पर जो भी है x है तो x लिखिए, और यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में लिखिए, माइनस में रहता तो माइनस में लिखते। देख लीजिए कहाँ है, तो x+2 इंटू x प्लस का 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, याद हो गया होगा सब चीजें आप लोग को। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो किस रूप का होगा, जब भी आपको y अक्ष का पूछेगा तो x 0 हो जाएगा और y का y ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अगर आपको x अक्ष का पूछा तो x क्या होता, x रह जाता और y 0 हो जाता है। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है कि बिंदु 3,7 की कोटि है, तो y के मान को कोटि कहते हैं दोस्तों, याद रखिए, और x के मान को भुज कहते हैं। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम में आपको काम देगा। तो यहाँ पर कोटि पूछा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, जरूर ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण 3x
2y बराबर 5 की तुलना ax प्लस 5y प्लस c बराबर 0 से करने पर a b c का मान होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए 3x माइनस का 2y बराबर का 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3x माइनस का 2y, अब देखिए इधर प्लस में तो इधर आके माइनस बराबर 0 लिख देना है। अब इसको इसके साथ तुलना करने बोला, यानी ax प्लस का by प्लस का सी बराबर का 0। आपको ए बी सी का मान पूछा है। अब देखिए एक्स से एक्स मैच कर रहा है, तो ए की जगह पर आपको क्या दिख रहा है 3, तो ए बराबर 3। और यहाँ पर देखिए वाई से वाई मैच कर रहा है, बी की जगह पर क्या दिख रहा है, तो बी बराबर यहाँ पर देखिए माइनस में 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। और सी बराबर क्या दिख रहा है आप लोग को, माइनस का 5 दिख रहा है। तो आप किस में मैच कर रहा है उसको देख लीजिए। आपका बी नंबर ऑप्शन नहीं, इस नंबर ऑप्शन किधर गया, हाँ सी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल, तो k का मान ज्ञात करना। यानी x और y का मान आपको दे दिया है, बस आपको k का मान ज्ञात करना है। समीकरण लिखिए पहले यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर का k दिया हुआ है, x बराबर 2 दिया हुआ है तो x को 2 से गुना कर देंगे, प्लस 3 y बराबर आपका 3 दिया हुआ है, बराबर का k गुना कीजिए तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 तिया 9 बराबर का k जोड़ दीजिए तो 13 बराबर का k, यानी k बराबर आपका 13 हो जाएगा। तो 13 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 का हल है। आपका हल किया हुआ दे दिया हुआ, इसमें से राइट आंसर कौन होगा ये आप लोग को ज्ञात करना है। देखिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है सी नंबर। मैं आपको बनाने के लिए सिखा देता हूँ, आप लोग घर में भी इसे बना लीजिए। बाकी ऑप्शन में आप ट्राई करेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। इसे दिया क्या है कि 3x माइनस का 2y बराबर का आपका 0 दिया हुआ, आप इसे कर दिए 3x बराबर का, इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये एलएचएस हो गया आपका, और इधर वाला आरएचएस हो गया, तो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए एक्स बराबर 3 रखना है। ठीक है, सॉरी एक्स बराबर यहाँ पर 2 बोला है तो एक्स बराबर 2 रख दीजिए। यहाँ पर x बराबर आपको क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 रख दिए बराबर 2, और y बराबर क्या चीज है 3 रख दीजिए, तो 2 तिया 6 बराबर का 6 हो गया। यही मान आपको सिर्फ बराबर हो गया, अन्यथा आपका बराबर नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं एक चेक करके दिखा भी देता हूँ कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में अगर आप चेक कीजिए तो आपका आंसर बराबर नहीं आएगा, क्योंकि x बराबर 3 बोला है, तो आप x बराबर 3 गुना कर दीजिए, बराबर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर 2 और y का जगह पर आपका 0 दिया हुआ है, तो 0 गुना कीजिएगा, देखिए 9 बराबर 0 कभी होगा क्या, नहीं होगा। तो ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है कि वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है, तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। जरूर याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 15, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी रेखाएं जा सकती है। देखिए एक बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, तो अब बताइए इनमें से जो एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि रेखा तो स्ट्रेट होती है तो एक ही आप खींच सकते हैं। क्या आप ऐसे करके बोलिएगा कि ये रेखा है, ऐसे तो नहीं बोल दीजिएगा। आप ऐसे नहीं बोलिएगा कि ऐसे टेढ़ा बेढ़ा लेकर गए ऐसे मिला दिए तो ये भी एक रेखा हो गई, इस तरह से तो आप कभी बोलेंगे नहीं। तो दो भिन्न बिंदुओं से मात्र एक ही रेखा को क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आप लोग को अभी तक वीडियो पसंद आया है और लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं आपका 16 नंबर क्या दिया हुआ है कि 80 डिग्री का पूरक कोण का क्या मान होता है। तो पूरक कोण का योग सबसे पहले जान लीजिए कि पूरक कोण आखिर कितना डिग्री को कहते हैं। तो पूरक कोण भाई 90 डिग्री का कहते हैं। ठीक है, समपूरक, समपूरक की बात करें तो समपूरक कहते हैं 180 को। अब प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती जो होता है वह 360, कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे तो पूरक बोला है, क्या पता आपके एग्जाम में प्रतिवर्ती दे दे या तो संपूरक भी दे सकता है ना, तो ध्यान रखोगे। अब देखिए यहाँ पर बोला 80 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 80 डिग्री का पूरक कोण मान लेते हैं कि आपका पूरक कोण कितना हो x डिग्री हो, तो बराबर आप कितना लिखेंगे 90, चूंकि इसका पूरा योग ही होता है 90 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अगर मान के चलिए आपको संपूरक पूछता तो आप 80 में इसको घटा देते तो 100 आ जाता, प्रतिवर्ती पूछता तो आप इसमें घटा देते, आपका जो भी आंसर आता आप उसे लिख देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एमएन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि आपका दिया हुआ एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और ए
अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान ज्ञात करने हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फोटो दिया गया हुआ है, आपको सी का मान यानी इसका मान ज्ञात करने बोला है, इसके बराबर 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। अगर हम मान लेते तो इसे 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब हमें मान ज्ञात करने किसका? सी का। ये आपका ऑलरेडी है 90 डिग्री यहाँ पर बोल दिया गया हुआ है। एक बात अब आप लोग ध्यान रखिए, मैं आपको इसे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि आप कभी भी नहीं भूलोगे जो मैं समझा दूँगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जब अपने घर में जो चंद्रमा को देखेंगे, जब आपका स्टोमन बॉक्स निकालेंगे, उस चंद्रमा में देखेंगे, तो आपका यहाँ पर देखिएगा एक जगह 0 डिग्री लिखा होगा, एक जगह पर 180 डिग्री लिखा होगा, ठीक है? तो इस रेखा का जो मान लेना है ना आप लोगों को, वह 180 लेना है। 0 डिग्री से तो कभी आंसर आएगा भी नहीं, ठीक है? तो इस पूरा रेखा का जो मान है वह 180 डिग्री, यानी यहाँ से जो आप ऐसे करके एंगल बनाइएगा, वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितना है, तो 3x एक हो गया, दूसरा आपका 2x हो गया, एक तो आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में आप क्या करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल और इस एंगल को जोड़िएगा तो 180 डिग्री ऐसे करके पूरा आ जाएगा। अब जोड़िए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 180 में आप जाके 90 घटा दीजिए, क्योंकि 90 आपका यहाँ पर क्या है प्लस में, इधर जाके माइनस होगा और ये दोनों अचर पद हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 5x बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का 90 डिग्री, x बराबर का 90 डिग्री बटे का 5, अब भागा लगा दीजिए तो आ जाएगा आपका 18 डिग्री, ठीक है? तो x बराबर आप लिख देंगे 18 डिग्री, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर b का मान पहले निकाल दीजिए, तो आपका b का मान कितना हो जाएगा? तो 3 गुने का 18 डिग्री, तो 18 तिये कितना हो जाएगा 54, और a का मान कितना हो जाएगा? a का मान लिख लीजिए, तो a का मान आपका हो जाएगा 2x, तो यानी 2 गुने का 18, तो 18 तिया 36, लेकिन हमें तो ए बी का नहीं पूछा बल्कि सी का पूछा है। तो आप लोग गौर कर रहे हो कि ये भी एक रेखा ही है। ये जो देख रहे हैं ये आपका ये भी रेखा है, तो ये रेखा का मान ही होता है 180 डिग्री। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर आपका आया है बी का मान 54 डिग्री, प्लस में सी एंगल कुछ सी का पूछा है, बराबर आपका 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो अब सी बराबर आप लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, अब घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 126 डिग्री। 126 डिग्री ही आपका क्या है आंसर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग सब ध्यान में रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर नहीं लिख दिया हुआ हूँ, तो आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि एक्स वाई एक रेखा है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लिखना चाहेंगे तो, ठीक है? रेखा है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि M1 एक रेखा है। कोई दिक्कत नहीं, आप उस तरह ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आप लोग को सिर्फ़ बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, चीज़ें आपको सिर्फ़ याद होनी चाहिए, ठीक है? अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैं इसे बहुत आसानी तरीक़ा से बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को भी। सिर्फ़ आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते जाइए कि मैं आप लोगों को क्या-क्या बोल कर के समझा रहा हूँ। देखिए लिखा क्या है कि आकृति में यदि पी ओपी ओपी पैरेलल है आरएस का, यानी बराबर, देख रहे हैं कि ओपी जो है आरएस का क्या है बराबर है, यानी कभी ये दोनों मैच नहीं करेंगे। कौन आपका ओपी क्यू 110 दिया है, ओपी क्यू 110 आके आप यहाँ पर देख सकते हैं, और क्यू आर एस जो आपका दिया हुआ है 130 डिग्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। पी क्यू आर का मान ज्ञात करना, आपको पी क्यू आर यानी इस मान को आप लोगों को पूछा हुआ है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, तो एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना, एक एक प्रकार का ये तिर्यक रेखा का निर्माण कर रहा है। इसका निर्माण कर रहा है, तो तिर्यक रेखा का निर्माण कर रहा है। तो तिर्यक रेखा का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है, ठीक है? जब तिर्यक रेखा का मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 डिग्री में आप 110 का मान घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ जो पूरा मान आ गया, कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। अब देखिए तो ये भी एक आपका क्या चीज़ है, तिर्यक रेखा ही है। जब तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है, तो 180 में 130 को घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर आप कितना आ गया 50 डिग्री, और आप देख रहे होंगे कि ये एक आपको यहाँ पर एक रेखा का निर्माण करके दिखाया हुआ है। एक जगह 70 डिग्री, एक जगह 50 डिग्री, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो इस रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या करना है आप लोग को 70 डिग्री, और यहाँ पर आपको एंगल पता ही नहीं है पी क्यू आर कितना है, और एक दूसरा आ गया 50 डिग्री बराबर का 180 डिग्री, ठीक है? अब जोड़ दीजिए इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी 120 डिग्री बराबर का 180, तो पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, और पी क्यू आर बराबर अब आपका आ गया 60 डिग्री। ओके दोस्तों,
देखिए यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको इसी तरह से आसानी बना सकते हैं आसानी से। अगर आप डिफ़िकल्टी बनाना चाहेंगे तो मैं आपको तो पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, पता चलेगा पेज भर गया, लेकिन आपको बनाने के लिए आ कुछ नहीं रहा है। देखो शॉर्ट ट्रिक में ही ध्यान रखना है कि इसे बस एक तिर्यक रेखा ले लेना है। 180 में 110 को घटा दीजिएगा क्योंकि तिर्यक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसमें भी देखिए 180 में आप 130 को घटा दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा कि ये 50 डिग्री हो गया यहाँ का एंगल, ठीक है? चूँकि एक तिर्यक रेखा है और जहाँ पर टच कर रही है वहीं पर इसका मान को लिखना है। अब यहाँ पर इसे जोड़ दीजिएगा चूँकि एक रेखा आपका यहाँ से कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है ना, तो आप चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। तो एक्स ओ क्यू एम रेखा में, है ना? एक्स क्यू एम रेखा में आप इसे लिख दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को आसान तरीके से बनाने के लिए सिखाऊँ। डिफ़िकल्टी तो बहुत प्रकार की होती है, डिफ़िकल्ट से बता दूँगा कुछ तुम समझ भी नहीं पाओगे कि आखिरकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? 19 का देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग की कसौटी नहीं है? तो इसमें से जो सर्वांग की कसौटी नहीं है, वह आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है कि यानी एंगल सर्वांग की कसौटी नहीं होती है। साइड होता है, साइड होता है, साइड एंगल होता है, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देख लेते हैं आपको अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एबी बराबर एसी, बीसी बी का मान 70 डिग्री तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। एबीसी का निर्माण कर दीजिए। उसमें बोलता है कि एबी बराबर एसी, तो देखिए डबल-डबल रिपीट कौन हो रहा है? ए और ए रिपीट हो रहा है, तो आप ऊपर में इसे ए लिख दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर बी और सी। अब देखेंगे कि एबी बराबर एसी और बी का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है 70 डिग्री, दे दिया है। ए का मान यानी इसका मान आपको पूछा है। देखिए, जब आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्या हो गया ये? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, तो उसकी जो सन्मुख कोण होते हैं, जो यहाँ पर सन्मुख यानी दोनों की जिस तरह का मुँह होता है एक तरफ, उसको सन्मुख बोलते हैं। यानी सन्मुख कोण उसको बोलते हैं जिसका दोनों का कोण एक ही तरफ हो। देख रहे हैं बी और सी का दोनों का कोण क्या है? एक ही तरफ है। तो अब जानिए यहाँ पर भी इसका मान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री होगा। किस चूँकि यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि सन्मुख कोण का सन्मुख कोण का मान कोण का मान बराबर होता है। इसलिए एंगल सी बराबर एंगल बी बराबर 70 डिग्री। और अगर आप चलेंगे फिर त्रिभुज ए बी सी में तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए एंगल ए का मान ही हमें पता नहीं है, बी का तो 70 डिग्री, सी का भी 70 डिग्री, बराबर का 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 180 डिग्री में आप जोड़ दीजिए तो 70 70 140, तो 140 घटा देंगे तो एंगल ए का मान आपका आ जाएगा 40 डिग्री। यही आपका राइट आंसर है। ज़रूर सब ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग को एग्ज़ाम में भी बना करके सही तरीके से टिक करके आना है, ठीक है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, एक चतुर्भुज के कोण आपको दिए हुए अनुपात में, ठीक है? इस चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है, प्लस का आप उसको जोड़ दीजिए, 3x प्लस का 5x जोड़ देना है, प्लस का 8x बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सबको जोड़ दीजिए क्या होगा? 6, 5 देख लीजिए 5 5 10 और ये 18 हो गया। 18 x बराबर का 336, ठीक है? तो x बराबर कितना हो गया? 336 बटे का 18 भागा दीजिएगा तो आ जाएगा x बराबर का 20 डिग्री, यानी इनमें जो कॉमन है वो 20 डिग्री है। सबसे बड़ी कौन पूछी थी? तो सबसे बड़ा कौन कौन हो जाएगा? 18 8x हो जाएगा। तो 8x बराबर 8 गुने का 20, 8 दूना 36 8 सॉरी 8 दूना 16, तो आपका 160 आपका आंसर हो जाएगा। 160 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। अगर छोटा पूछा रहता तो 2 से गुना कर देना चाहिए था, तो 20 दूना 40 आपका सबसे छोटा एंगल हो जाएगा। ज़रूर ध्यान होगा आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखते जाइएगा, इसी तरह से आप लोग को वहाँ पर भी बनाना है। और एक बात मैं आप लोग को बताने के लिए भूल गया वीडियो को पहले में ही, कि आप लोगों को क्या करना है, पेंसिल लेके जाना है और पेंसिल को धारदार नहीं रखने हैं। पेंसिल को आपको सबसे ज़्यादा वो थोड़ा-सा जो खराब हो जाता है, समझिए कि आपको लाइटली चलेगा वैसा, जो कि गड़ना नहीं चाहिए।
पीछे जाइएगा और इसी तरह से बना के आप आंसर टिक कीजिएगा और उसमें क्या होगा, बार-बार पेंसिल से मिटा दीजिएगा तो आप लोग बार-बार बना सकते हैं। पेन को अगर आप लिख दीजिएगा रफ में ना, तो आप दोबारा फिर यूज़ नहीं कर पाइएगा उस जगह को। इसीलिए पेंसिल लेते जाइएगा और सारे क्वेश्चन मैथ के जो है रफ में बनाते जाइएगा और गोल करते जाइएगा। ठीक है जी? चलो ठीक है। ये आइडिया अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर बताना, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किनके विकर्ण समकोण पर संधिभाजक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये जो है समचतुर्भुज का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा तो वह भी समचतुर्भुज ही बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। मान के चलिए आप ऐसे करके एक आयत बना देते हैं। ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु, आपका मध्य बिंदु ये हो गया, मध्य बिंदु यहाँ पर हो गए, मध्य बिंदु यहाँ हो गई, मध्य बिंदु यहाँ हो गई। अब मिला दीजिए इसको। अब आपस में जब ये सबको मिला दीजिएगा तो आपका समचतुर्भुज ही बन जाएगा। यानी चतुर्भुज तो है लेकिन सारी भुजाएं इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं बीसी आपका कहाँ है, 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है ए 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ए आपका क्या चीज दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने का ऊंचाई। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। आधार गुने का ऊंचाई, तो आधार आपका देखिए क्या दिया हुआ है, बीसी। मैंने यहाँ पर लिखने के लिए भूल गया, आधार गुने का ऊंचाई। तो बीसी आपका कितना है, 12 है, और ऊंचाई आपका 6 दिया है, तो बरछक 72। तो 72 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के आधार समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बोला, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी समांतर चतुर्भुज देखिए यहाँ पर भी अगर आप फोटो में देखें तो एक समांतर चतुर्भुज के ही जैसा लग रहा है। मैं इसी फोटो में यूज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, ताकि मुझे फिर दोबारा से फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी फोटो को देखिएगा आप लोग क्या बोलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक त्रिभुज एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब एक त्रिभुज बना देना जिसमें से उसी के आधार पर स्थित, देख लीजिए हम ले लेते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी आधार भी उसी पर टिका हुआ हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर आधार है और इसका भी आधार आपका सिमिलर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक मुझे मिलाना है। अब देख सकते हैं कि एक कैसा त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया और एक यहाँ पर समचतुर्भुज भी बना हुआ है जो कि उसी के आधार पर बना हुआ है। ऊंचाई आप यहाँ पर इसे इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया, यानी इस पार्ट्स का एबीसी का आपका कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो मुझे बताइए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने का आधार गुने का ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने का ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं। यानी 1/2 गुने का बी गुने का एच आपको कितना दे दिया हुआ है, 12 दे दिया है। तो बी गुने का एच बराबर कितना होगा, 12 गुना 2, तो 12 दूना का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया हुआ है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्या होता है क्षेत्रफल, आधार गुने का ऊंचाई, यानी बी गुने का एच। तो चूंकि सब चीज सिमिलर है, इसका ऊंचाई भी और इसका आधार भी दोनों का सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए बी गुने का एच मान कितना है, 24। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 26 क्या दिया, वृत्त वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या बोलते हैं, जीवा किसे बोलते हैं, कोई भी वृत्त में आप इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा उसी को क्या बोलते हैं, जीवा बोला जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखा है, क्योंकि वृत्त मुझे बनता जल्दी नहीं है, इसीलिए पहले ही बना के रख दिए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए वृत्त की एक जीवा, जीवा इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब जीवा क्या बोल रहा है कि जो वृत्त का केंद्र में जो त्रिज्या बनता है उसके बराबर है। त्रिज्या किसको बोलते हैं, वृत्त में एक पॉइंट दे दीजिए बीचों बीच में, उसको कहीं भी खींच दीजिए, उसका क्या कहलाने लगता है, त्रिज्या कहलाने लगता है। तो जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या यहाँ से भी हो जाएगा। आप गौर करेंगे कि अगर मैं इसे आर ले लेता हूँ तो यह भी जीवा भी आर हो जाएगा और ये भी आपका आर हो जाएगा।
तो ये कैसा एंगल बन गया? सारी भुजाएं जिसकी बराबर हो जाती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो सभी कितने होते हैं? 60-60 डिग्री के उसके कोण होते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें केंद्र में जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। मैंने क्या बोला इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखते जाइएगा। यही तरीका है कि आप लोग शॉर्ट में बनाते जाइएगा, ज्यादा लिखने उखने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को सिर्फ समझते जाओ कि किस प्रकार से इसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोला है कि आकृति में एसीबी का मान क्या होगा। यानी देख सकते हैं आकृति आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया हुआ है, उसमें एसीबी एसीबी आपका देख सकते हैं यही है, इसी का मान पूछा है। तो आप लोग को वीवीआई पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है, इसे जरूर ध्यान रखोगे कि वृत्त के केंद्र में बना कोण, वृत्त का केंद्र कहाँ है? तो आपका वृत्त का केंद्र देख सकते हैं कि इसी को वृत्त का केंद्र बोलते हैं। अब वृत्त के केंद्र में बना कौन? वृत्त के परिधि। अब परिधि किसे बोलते हैं ये समझ लो। जो लाइन आप जो साइड साइड में देख रहे हैं इसी को परिधि बोला जाता है। ठीक है, तो जो वृत्त में परिधि में बने कोण का दोगुना होता है। तो जो केंद्र में जो कोण बना होता है ना, अगर परिधि में अगर 20 बना है तो केंद्र में 40 बनेगा। तो अगर उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपको मान दे चुका है 50 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 25 डिग्री। यानी इसे आपको कितने से भागा कर देना? 2 से। तो आपका 25 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर 25 होता तो यहाँ पर आपका 50 होगा, अगर यहाँ 100 होगा तो यहाँ पर 200 होगा। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल ये बराबर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। इस त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है यदि बीसी तथा एबीसी का एसी का योग। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना दिया है जिसमें ए आपको 90 डिग्री है, मैंने 90 डिग्री भी यहाँ पर दिखा दिया हुआ हूँ। ए बी बराबर आपको बोला है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि इस त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है यदि बीसी, देख सकते हैं कि बीसी आपका ये हो गया और आपका एसी ये का योग क्या होगा। तो ध्यान देंगे कि जब आप त्रिभुज के दो अंगों को जोड़िएगा ना, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, ना कि छोटी नहीं होनी चाहिए, उससे बराबर भी नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 6 जो दे दिया बराबर दे दिया, बाकी सब बड़े हैं। ये सब अगर एंगल रहेंगे तो सब इसका त्रिभुज बनना संभव है, लेकिन सिर्फ 6 ही होगा जो इसका एंगल को नहीं बनने देगा। ठीक है, इसके त्रिभुज की भुजा 6 होगी तो वो बनने नहीं देगा। याद रखते जाओ, सारा कॉन्सेप्ट है। ये कौन क्लास में मैं अभी भी बता देता हूँ। क्लास 7 में आप जाइएगा ना, तो क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है ये, 9वां का तो छोड़िए, क्लास 7 में कॉन्सेप्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं आपको 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो दोस्तों, आपको मान लेना है, एबीसी मान लेंगे। ये हीरोन का सूत्र में आपको बनेगा ये त्रिभुज वाला। ठीक है, तो एस बराबर निकालेंगे तो एबीसी आप जोड़ दीजिएगा बटे में 2, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप बैठाएंगे तो आप जानते ही फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर का एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी। अब यहाँ पर बैठा दीजिए। एस का मान आपका 15 सेंटीमीटर आया है, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13। देखिए क्या आ जाएगा, 15 गुने में यहाँ पर घटेगा 10, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा। तो 15 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? 3 गुने का 5 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुने का 5 और 3 गुने 2। ठीक है, लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक 3 है और यहाँ पर भी एक 3 है, तो इन दोनों तीनों में एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इनमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इनमें से 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। गुना कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग को दिमाग में आ गई होगी, क्योंकि लिखने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी ही पहले से ही लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या दिया है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 रूट अंडर का 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर का 3 बटे का 4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो बैठा दीजिए, रूट अंडर का 3 बटे का 4, अब भुजा आपका 2 रूट 2 गुने का 2 रूट 2। ठीक है, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या हो जाएगा? रूट अंडर का 3 गुने का रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 गुना होगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी 2 रूट 3 आपका सही आंसर आ जाएगा। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। एक शंकु के आधार का व्यास आपको दे दिया है, त्रिज्या निकाल लीजिए। आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो 5.25 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 10 सेंटीमीटर आप लोग को दे दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसे ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पर बना दे रहा हूँ। शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है कि पाई आर एल। तो पाई का मान आप जानते हैं 22 बटे का 7,
आर का मान आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख दिया है। अगर आप ना चाहें तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं 10.5 बटे का 2। चूँकि आप त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास में 2 से भागा लगा देते हैं। एल बराबर आपका 10 दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसे हटाइएगा तो इसमें एक 0 लग जाएगा यानी 20 बन जाएगा। 7 से भागा लगाइए तो क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 3 बच गया तो 7 पचे 35, ओके। 5 चौके 20 और 5 तिया 15 और 4 पचे सॉरी 4 में आप भागा लगाइएगा तो 2 दूना 4 और 2 गरही है, ठीक है? और ये 2 पचे का 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11 को 3 से गुना कीजिए तो 33 और 5 गुना करने पर क्या होगा? 3 पचे 15 का 15 का 5 और 3 पचे 15 और 1 16 तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी में आपका दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का क्या दिया हुआ है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर प्लस का एच होता है इनटू में। अब बैठा दीजिए 2 गुने 22 बटे का 7, आर का मान देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है और फिर 4 प्लस और फिर एच का मान आपका 10 दिया हुआ है, तो एच का मान 10 बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो आपका क्या होगा? 44 गुने में आपका 4 बटे का 7। अब इसे जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? 14, ठीक है? तो गुना कीजिए तो 7 दूना 14, क्या-क्या आ गया? 44 गुने का 4 गुने का 2, क्या हो जाएगा? गुना कीजिए 44 गुना 8 यानी 4 दूने 8 कर दिए तो 8 चौके 32 का 2, 8 चौके 32, 33 34 35 36, ठीक है? 362 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही हो जाएगा। किसमें है? तो आपको ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 352 होना चाहिए क्या? हाँ, 352 होना चाहिए। 365 मैंने गलत काउंट कर दिया, ठीक है? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा-सा मैं इसे इरेज़ कर देता हूँ। इरेज़ नहीं करूँगा तो फिर इसे आसानी तरीके से बना भी नहीं पाएँगे। आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, थोड़ा-सा पीछे करके, ठीक है? देख लेते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। मैं थोड़ा मिटाने में समय ले रहा हूँ, इसके लिए आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। मिटा देता हूँ ताकि अगला सवाल जो हो आप लोग को आसानी तरीक़ा से बनाने के लिए आ पाऊँ, ठीक है? जल्दी मिट जाओ भाई। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल देखें तो आप लोगों का दिया हुआ है, चलिए ठीक है, इतने में काफ़ी हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो क्या दिया हुआ है कि घन का आयतन और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो संख्यात्मक रूप से बराबर है तो घन की भुजा ज्ञात करना। यानी घन का आयतन और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। अगर आप संख्यात्मक रूप से बराबर है तो बराबर कर दीजिए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू का ये है बराबर 6, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ गया? ये बराबर, यानी ये बराबर उसकी भुजा ही होती है। ये बराबर क्या होता है? उसका भुजा होता है। यहाँ पर क्या हो गया? ए बराबर उसका 6 मात्रक उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो किस में है 6 मात्रक? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या दिया हुआ है। आप लोगों के 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुने 22 बटे का 7 और आर का मान आपका दिया हुआ है 3.5 गुने 3.5। इसका पॉइंट हटाइए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसका भी पॉइंट हटाइएगा 10 आ जाएगा। 7 पचे 35 के 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 5 सते 35, तो कितना बचा? 22 गुने का 7। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 सते 14 का 4, सते 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रथम सम संख्याओं के माध्य होंगे। तो प्रथम सम संख्या कौन हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ये दी हुई संख्याएं हैं तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बटे का कुल संख्या। तो दी गई संख्याओं का योग कर दीजिए तो कितना हो गया? 2 प्लस 4 प्लस 6 का कुल संख्या। कुल संख्या कितने हो गए? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 से भागा दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो गया? 12 बटे का 3, भागा लगा दीजिए तो माध्य बराबर कितना आ गया? 4। 4 ही आपका क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12, 18, 13, 5, 4, 11, 5, 5, 6, 12 बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक, बहुलक आप लोग जानते होंगे। बहुलक में जो सबसे ज़्यादा जो दिखेगा आपको, जो अंक दिखेगा, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आप गौर करेंगे तो 5 2 बार बनाया गया, इससे ज़्यादा किसी को बनाया ही नहीं गया वो रन को।
तो आपका इसमें से देखेंगे तो एक बार 5 यहाँ पर भी, एक बार यहाँ पर भी, एक बार यहाँ पर। बहुलक आपका 5 हो जाएगा, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुलक किसे कहते हैं फिर से सुन लीजिए। बहुलक किसके कहते हैं जिससे ज़्यादा बार हो, वही आपका बहुलक हो। देखिए 5 ज़्यादा बार है, इसलिए 5 ही आपका आंसर हो गया। माध्य क्या बोलेंगे? जो बीच में होगा, सबसे पहले उसे क्या करना है? आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच में होगा वही आपका क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। तो आरोही में क्रम में सजाइए, तो पहले 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 2, 7, 5 उसके बाद 8 उसके बाद आपका 9 आ जाएगा, उसके बाद 11 फिर 13 अब पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो बीच में कौन है आप देखेंगे तो 3 इधर 3 इधर बीच में कौन है 8 तो माध्य यानी उसके बीच वाली संख्या तो आपका 8 आपका राइट आंसर होगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर जीत कितना बार आया 600 600 बार तो पट कितना आ जाएगा तो पट आ जाएगा 400 बार जरूर ध्यान रखेंगे इस बात को। तो पट आने की प्रायिकता प्रायिकता कितना हो जाएगा तो संभावित जो परिणामों की संख्या वो कितना हो गया पट का 400 और कुल परिणामों की संख्या कितना है 1000 ठीक है भागा लगा दीजिए यानी प्रायिकता में क्या होता है संभावित परिणामों की संख्या संभावित परिणाम कितना है 400 और उसमें कुल परिणामों की संख्या 1000 तो भागा लगा दिए। अब देखिए 0 से 0 कट गया 2 दूना 2 बचे तो आपका राइट कितना हो गया 2/5 वही आपका राइट है किसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या देवा निम्न निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है तो उसकी घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करके जाइएगा ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।